स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू करते हैं कागजी शेर का भाग 6। जगदीश लाल उन्हें लेकर अपने घर पहुंचा। सब थके हुए थे, कल रात से व्यस्त थे। खाया पिया भी कुछ नहीं था। जगदीश लाल खाने को कुछ लेता आया था। उससे उस वक्त का काम चलाया उन्होंने। 80 करोड़ की दौलत गायब हो जाने से जगदीश लाल और जगमोहन ज्यादा परेशान थे। मोदी सच कहता है कि उसने वहां दौलत नहीं देखी, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारा मतलब कि कोई और वहां हाथ साफ कर गया? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। ऐसा ही है। कौन हो सकता है वो? जगदीश लाल परेशान स्वर में कह उठा। मेरे ख्याल में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो हमारा पीछा करता रहा हो जब हम बैंक से वैन लेकर भागे। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। उसने सब देखा कि हम कहाँ पैसा रख रहे हैं और बाद में वो ले गया। कुछ समझ नहीं आता, जगदीश लाल कह उठा। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ही। देवराज चौहान उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। बसंता एक तरफ बैठा हुआ था। बहुत बुरा हुआ, इतनी बड़ी चोट बर्दाश्त नहीं हो रही, जगदीश लाल ने कहा। ठीक कहता है तू। जगमोहन ने गहरी सांस ली। पता करना पड़ेगा कि वो सारी दौलत कौन ले गया है। आसान नहीं है मालूम करना, जगमोहन बोला। मैं जोगिंदर नगर का अंडरवर्ल्ड छान मारूंगा कि जिसने वहां से दौलत उठाई है वो जोगिंदर नगर में फंसने के लिए क्यों रहेगा? जगदीश लाल ने होंठ खींचे, फिर कह उठा। जो भी हो, मैं उसे ढूंढने की चेष्टा तो करूंगा ही। मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा, बसंते ने कहा। तभी देवराज चौहान नहा धोकर बाहर निकला। कपड़े दूसरे पहन लिए थे। कहीं जा रहे हो? जगमोहन के होंठों से निकला। हाँ, रात तक आऊंगा, कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान भाग दौड़ करके पता करेगा कि वो नोट कौन ले गया, जगदीश लाल ने कहा। मैं भी यही बात अपने तौर पर पता करने की कोशिश करता हूं। चल बसंते, चल। अगला दृश्य। उस वक्त रात थी जब देवराज चौहान विकास मोदी के बंगले के पीछे वाली गली में पहुंचा, जहां उन्होंने बैंक वैन खड़ी करके वो पांचों लोहे के ट्रंक चार दीवारी के भीतर ले जाकर रखे थे। वहां पीछे की दीवार का किनारा टूटा हुआ था। देवराज चौहान को अच्छी तरह याद था कि दीवार का वो किनारा उनसे नहीं टूटा था, यानी कि ये उन्हीं लोगों से टूटा जो दौलत से भरे ट्रंकों को उठाकर बाहर ले आए। स्पष्ट था कि कोई उनके पीछे लगा हुआ था। उसने देखा था कि वो यहां से उन ट्रंकों को भीतर रख रहे हैं। उसे ये रास्ता ठीक लगा होगा तो वक्त आने पर उसने इसी रास्ते से उन ट्रंकों को बाहर निकाला। कमर पर हाथ रखे देवराज चौहान यूं ही आसपास नजरें दौड़ाने लगा। यही बात वो सोच रहा था कि उनकी रखी दौलत को कौन ले जा सकता है। तुम वही हो ना जो उस रात को ट्रंक वहां भीतर रख गए थे? एक कमजोर सी आवाज उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने चौंक कर गर्दन घुमाई। 10 फीट की गली के दूसरी तरफ बने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर के दीवार के साथ 10 फीट की गली की दूसरी तरफ बने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर पीछे की दीवार के साथ बने हुए थे। इन्हीं सर्वेंट क्वार्टर की गली में खुलने वाली खिड़की पर एक 80 बरस की बूढ़ी औरत खड़ी उसे ही देख रही थी। उसके पीछे कमरे की लाइट जल रही थी। ऐसे में थोड़ा थोड़ा उसका चेहरा नजर आ रहा था। देवराज चौहान गली में चंद कदम उठाकर उस दीवार के पास पहुंचा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, वो बुढ़िया बोली। मेरा शरीर कमजोर हो गया है लेकिन आंखें बहुत तेज हैं। रात को भी मैं देख लेती हूँ।
तुम ही उस रात वैन पर सारे सूटकेस रखने आए थे। हाँ। देवराज चौहान ने होंठों के साथ गर्दन भी हिलाई। मैं तुम्हारा चेहरा उस रात भी नहीं देख पाई थी, अंधेरा था, परंतु तुम्हारे शरीर का आकार प्रकार देख लिया था। उसी आकार प्रकार से मैंने अब तुम्हें पहचाना। आप यहीं रहती हैं? हाँ, बुढ़िया बोली। ये मेरा ही बंगला है, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर में मुझे देखकर हैरानी हो रही होगी। हाँ, बुढ़िया हो गई हूँ। अब मुझे घर में कोई भी पसंद नहीं करता। बेटा बहू अच्छा नहीं समझते अगर घर आने वाले मेहमान मुझे देख लें। मुझे सर्वेंट क्वार्टर का ये कमरा रहने को दे दिया। दोनों टाइम नौकर रोटी दे जाता है। मेरी जिंदगी बुढ़ापे में ठीक ही निकल रही है। शिकायत कैसी? जबकि उसकी आवाज से लग रहा था कि उसे शिकायतें ही शिकायतें हैं। देवराज चौहान खामोश रहा। तुम यहां क्या कर रहे हो? अब तो वो बंगला बिक गया, वहां कोई रहने लगा है। हाँ। तुम्हारे आदमी वो सामान भी ले गए थे? मेरे आदमी? तुमने सामान रखा है तो सामान ले जाने वाले तुम्हारे आदमी ही होंगे। तुमने सामान रखा है तो सामान ले जाने वाले तुम्हारे आदमी ही तो होंगे, बुढ़िया बोली। आपने उन्हें देखा था? हाँ। कैसे थे वो? कैसे थे? क्या वो तुम्हारे आदमी नहीं थे? बुढ़िया की आवाज में अजीब से भाव उभरे। नहीं, मेरा रखा सामान वो चुपके से ले गए। हैरानी है। कैसे थे वे? अब मैं क्या बताऊं कि कैसे थे वे। फोटो तो खींच नहीं रखी। 5 लोग थे। 4 लोग तो उन ट्रंकों को उठा उठाकर भीतर से बाहर लाए। बहुत भारी थे। 5वां आदमी कभी बाहर खड़ी मेटाडोर के पास रहता तो कभी दीवार फलांग कर बंगले के भीतर चला जाता। वही उनका बड़ा था। जब तुम सामान रखने आए तो तब मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। जब वो लेने आए तब भी मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। मैं जानती थी कि यहां पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। पुलिस को फोन करती तो वो मेरे बारे में भी जान जाती। मेरे से पूछताछ करने मेरे पास आती तो बेटा बहू मेरे से झगड़ा करते कि मुझे क्या जरूरत थी पुलिस को फोन करने की। इसलिए मैं चुप ही रही। वो 5वां व्यक्ति कैसा था? अंधेरे में मैं उसे ज्यादा नहीं देख पाई। उसकी कोई पहचान तो होगी। अब अंधेरे में उसकी क्या पहचान देखती जो। हाँ, उसके पास के आदमी ने सिगरेट सुलगाई तो एक पल के लिए उसका चेहरा दिखा था। वो नेपाली जैसा लग रहा था। नेपाली जैसा? देवराज चौहान के होंठों से निकला। हाँ। तुम जानते हो ऐसे किसी व्यक्ति को? बुढ़िया ने पूछा। नहीं। फिर अपना सामान कैसे ढूंढोगे? पता नहीं। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। उन ट्रंकों में क्या था? नोट, हीरे जवाहरात। अच्छा, कितने? 80 करोड़ के। हे राम, ये वही 80 करोड़ तो नहीं जो 15-20 दिन पहले बैंक से। वही हैं। वो तुमने लूटे थे? बुढ़िया की आवाज में जहान भर की हैरानी थी। हाँ। उस सारी दौलत को कोई और ले गया? हाँ। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। वो नेपाली जैसा व्यक्ति कब ले गया था उन लोहे की पेटियों को? तुम्हें तुम्हारे यहां रखने के 5-6 दिन बाद। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि नेपाली जैसा व्यक्ति कौन हो सकता है। वो चारों कौन हो सकते हैं जो भीतर से सारी दौलत उठाकर बाहर लाए? उन्हें कैसे पता चला कि वहां कुछ है? चुप क्यों हो गए बेटा? कहने को कुछ नहीं है। चलता हूं। नमस्कार।
ये बातें बताने के लिए धन्यवाद। तुम्हें इस शहर से चले जाना चाहिए, पुलिस पकड़ लेगी, बुढ़िया ने कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया और पलटकर गली में आगे बढ़ गया। वो नेपाली मुझे दिखा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अपना नंबर देते जाओ। लेकिन देवराज चौहान रुका नहीं। वो सिर्फ नेपाली के बारे में सोच रहा था कि कौन हो सकता है वो। उसे कैसे पता चला कि उसने यहां पर 80 करोड़ की दौलत रखी है। सोचों की उलझनों में उलझता जा रहा था देवराज चौहान। अगला दृश्य। देवराज चौहान जब वापस जगदीश लाल के घर पहुंचा तो जगदीश लाल और बसंता गहरी नींद में थे। जगमोहन ढेर सारी अखबारों को खोले उनमें व्यस्त दिखाई दे रहा था। क्या कर रहे हो? जोगिंदर नगर की पुरानी खबरें पढ़ रहा हूं कि शायद कुछ पता चल सके कि हमारी दौलत पर कौन हाथ मार गया। देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। आसपास अखबारें फैलाए जगमोहन उन्हें देखने में व्यस्त था। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर पास रखी अखबार उठा ली। अखबार के फ्रंट पेज पर उस रात के हालातों का ब्यौरा और स्टोर में मरने वालों की तस्वीरें छपी थी। देवराज चौहान की निगाह स्टोर में पुलिस द्वारा मारे गए तीनों के चेहरों की तस्वीरों पर थी। दर्शन की तस्वीर थी, मोती की थी और डेविड की थी। देवराज चौहान की निगाह उन तस्वीरों पर घूमती रही। एकाएक देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन, देवराज चौहान बोला। हाँ? जगमोहन ने अखबार पर से नजरें हटाई। अखबार में छपी ये तस्वीरें देखो। जगमोहन ने अखबार में छपी तस्वीरों पर नजर मारी, फिर कह उठा। देख ली ये तस्वीरें, दर्शन और उसके दो साथियों की तस्वीरें हैं जो पुलिस के हाथों स्टोर में मारे गए थे। गोरखा कहाँ है? गोरखा? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। जो दर्शन के साथ रह रहा था जब हम दर्शन से मिलने गए थे। ओह, हाँ, वो कहाँ है? उसकी निगाह अखबार में छपी तस्वीरों पर गई। दो पल चुप्पी में बीते। वो इन तस्वीरों में नहीं है, जगमोहन उलझन भरे स्वर में कह उठा। उसने तो तब दर्शन के साथ ही काम करना था। उन दोनों की बातों से यही लगा था। शायद वो कहीं चला गया। कहते कहते जगमोहन ठिठका। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान नाच रही थी। क्या हुआ? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। मोदी के बंगले की छोटी वाली गली जहां से हमने वो दौलत से भरे ट्रंक भीतर पहुंचाए थे, उसके सामने दूसरे बंगले के पिछवाड़े बने सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने वाली एक बूढ़ी औरत से मेरी बात हुई है। वो औरत उस रात भी हमें देख रही थी जब हम वो ट्रंक भीतर रख रहे थे। उसने बताया कि हमारे सामान भीतर रखने के 6-7 दिन बाद एक रात को मैटाडोर लेकर 5 आदमी आए। एक आदमी उन चारों को धीमे स्वर में बता रहा था कि काम कैसे करना है। देख रेख करता रहा। उन लोगों ने ट्रंकों को बाहर लाकर मैटाडोर में लादा और बाहर ले गए। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। समझे कुछ? कौन थे वो लोग? जगमोहन बोला। बुढ़िया नहीं बता सकी, लेकिन उसने ये कहा कि जो उनसे काम करवा रहा था वो नेपाली था। नेपाली? जगमोहन के होंठों से निकला। यानी कि तुम उसे गोरखा भी कह सकते हो। जगमोहन की आंखें फैल गई। तुम्हारा मतलब कि गोरखा? देवराज चौहान ने अपना मुस्कुराता चेहरा हिलाया। जगमोहन के चेहरे पर कई तरह के भाव बनने बिगड़ने लगे। गोरखा उस रात दर्शन के साथ नहीं था। वो जिंदा रहा हो सकता है। वो ये जानने की चेष्टा कर रहा होगा कि हम दर्शन से ये काम क्यों करा रहे हैं। दर्शन ने ही उसे छानबीन पर लगाया होगा। दर्शन पुलिस की गोलियों से मर गया, परंतु गोरखा तब तक जान गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसने हम पर नजर रखी। वो बैंक वैन के पीछे पीछे उस बंगले तक आया। उसने 80 करोड़ बंगले में रखते हमें देख लिया।
उसके बाद उसने वहां से वो सारा सामान ले जाने की तैयारी की और सामान ले गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। गोरखा के बारे में क्या पता किया कि वो कौन है? और अखबार में छपी इन तस्वीरों को देखकर कड़ियां मिलाते हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। पहले मैं ना समझ पाया कि वह नेपाली कौन हो सकता है, देवराज चौहान ने कहा। वो हमें दर्शन के घर पर मिला था। जगमोहन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। वहां चलते हैं। जल्दी मत करो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। गोरखा वहां नहीं होगा। इतनी बड़ी दौलत वहां से उठाकर दर्शन के उस घर में नहीं बैठने वाला वो। हाँ, जगमोहन के होंठ भिज गए। उसे 9 दिन हो चुके हैं वहां से दौलत निकाले। अब तक तो वो जाने कहाँ का कहाँ पहुंच गया होगा, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। गलती हो गई हमसे। हमें ये काम दर्शन से नहीं कराना चाहिए था। वो पूरा हरामी था, मरते हुए भी हरामीपन दिखा गया। अगला दृश्य। जगमोहन अगले दिन 10 बजे दर्शन के मकान में पहुंचा। 30 बरस के युवक ने दरवाजा खोला। उसने पजामा पहन रखा था, सिर के बाल छोटे छोटे से थे। उसके चेहरे से कुछ कुछ दर्शन की झलक मिल रही थी। दर्शन कहाँ है? जगमोहन ने सामान्य स्वर में पूछा। भैया तो नहीं है, वो अब नहीं रहे। तुम कौन हो? मैं दर्शन का छोटा भाई हूं। उनकी मौत की खबर सुनकर गांव से आया था। जगमोहन ने उसे सिर से पांव तक देखा। तो यहां तुम रहते हो? हाँ, लेकिन मैं जल्दी ही ये मकान बेच दूंगा। शहर में मेरा कोई काम नहीं। हम्म। तुमसे बात कर रही हैं, भीतर आ जाऊं? आओ। वो पीछे हटा। जगमोहन भीतर जाकर एक कुर्सी पर बैठा। वो युवक चारपाई पर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? सुखलाल। मैंने दर्शन से 5 लाख रुपया लेना है, जगमोहन ने कहा। वो तो अब जिंदा नहीं रहा। तो तुम देना। मैं क्यों दूं? उसकी जायदाद तुम ले सकते हो तो उसका उधार भी तुम्हें ही चुकाना होगा। उसके उधार से मुझे कोई मतलब नहीं, ना ही मेरे पास देने को पैसा है। मकान बेच कर दे देना। मैं क्यों दूं? नहीं दूंगा। सुखलाल की आवाज तेज हो गई। जगमोहन ने आसपास नजरें दौड़ाई। जब तुम यहां आए तो यहां क्या कोई रह रहा था? नहीं। जब दर्शन पुलिस की गोलियों से मारा गया तो उसके साथ नेपाली मूल का कोई व्यक्ति रह रहा था। ऐसा हो सकता है, सुखलाल ने सोच भरे स्वर में कहा, क्योंकि यहां मुझे कपड़ों का छोटा एक ऐसा बैग मिला जो कि दर्शन का नहीं। वो कपड़े दर्शन के साइज के नहीं थे। मुझे वो बैग दिखाओगे? दूसरे कमरे में पड़ा है, देख लो, सुखलाल बोला। क्या तुम उस दूसरे आदमी की तलाश कर रहे हो? हाँ, अगर वो मिल गया तो 5 लाख उससे ले लूंगा। फिर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। देख लो वो बैग। जगमोहन दूसरे कमरे में पहुंचा। दीवार के साथ सटा फर्श पर एक बैग रखा था। पीछे पीछे सुखलाल भी वहां आ गया। यही है वो बैग, सुखलाल ने बोला। जगमोहन ने वो बैग उठाया और खोलकर फर्श पर उसे उल्टा कर दिया। सारा सामान बाहर आ गिरा। सामान में कपड़े, शेव का सामान वगैरह था। जगमोहन ने सारा सामान चेक किया, परंतु अपने काम का कुछ भी न मिला। जगमोहन के चेहरे पर झल्लाहट के भाव आ ठहरे। उसने सुखलाल से पूछा, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो जिसका ये बैग है? मैं दर्शन के किसी पहचान वाले को नहीं जानता, सुखलाल ने कहा। जगमोहन ने फर्श पर पड़े खाली बैग को देखा, फिर उसे उठाकर उस जेबें चेक करने लगा।
बैग की एक पॉकेट से उसे छोटी सी डायरी मिली जिस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। यह डायरी काम की हो सकती थी। गोरखा ने अपनी पहचान वालों के नंबर ही डायरी में लिखे होंगे। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगदीश लाल वहां से दूर ही खड़े थे। 45 मिनट बाद जगमोहन वापस पहुंचा। वहां पर गांव से आया दर्शन का भाई मौजूद है। उसे दर्शन के कामों से कुछ भी लेना देना नहीं, कहते हुए जगमोहन ने बैग से मिली फोन डायरी देवराज चौहान को दी। वहां गोरखा का कपड़ों का बैग मिला है। उस बैग में फोन नंबरों की यह डायरी मिली है। देवराज चौहान ने उस छोटी डायरी को खोलकर चेक किया। इसका मतलब दर्शन के साथ रहने वाला गोरखा अचानक ही कहीं चला गया, सामान भी नहीं ले गया। लगता तो ऐसा ही है। जगमोहन ने जगदीश लाल को देखा। अचानक वो कहाँ चला गया होगा? 80 करोड़ हाथ लगा उसके। ऐसे में उसे कपड़ों के बैग की जरूरत नहीं रही होगी। देवराज चौहान ने डायरी जेब में डालते हुए कहा, डायरी में अधिकतर नंबर दिल्ली के हैं। इसका मतलब गोरखा दिल्ली का रहने वाला है। जगमोहन के होंठों से निकला। यही कहा जा सकता है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तो हमें उसकी तलाश में दिल्ली जाना होगा। जगदीश, देवराज चौहान बोला, तुम यहीं जोगिंदर नगर में रहकर गोरखा की तलाश करोगे। अगर उसकी कोई खबर मिले तो हमें फोन कर देना। जगदीश लाल ने सिर हिलाकर कहा। दर्शन और गोरखा की पहचान पुरानी थी? नहीं थी, जगमोहन ने कहा। गोरखा ने दर्शन को बदमाशों से बचाया था, इस वजह से वो दोस्त बन गए थे, और दर्शन गोरखा को अपने साथ ले आया था। मतलब कि उनकी दोस्ती नहीं थी। जगदीश लाल ने सोच भरे स्वर में कहा। कुछ चुप्पी रही। दिन चढ़ता जा रहा था। मुझे तो गोरखा हरामी नंबरी हरामी लगता है, जगमोहन कह उठा। क्यों? जगदीश लाल ने उसे देखा। पता नहीं, लेकिन लगता है। हमारा 80 करोड़ लेकर खिसक गया, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। हम आज ही दिल्ली चलेंगे जगमोहन, देवराज चौहान ने कहा। चलो। तुम जोगिंदर नगर में रहकर गोरखा की खबर पाने की चेष्टा करोगे, देवराज चौहान ने जगदीश लाल से कहा। वो यहां हुआ तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, जगदीश लाल ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। बसंता मेरे साथ है। मिलने पर वो गोरखा टेढ़ा दिखा तो साले की गर्दन तोड़ देंगे। अगला दृश्य। रात को देवराज चौहान और जगमोहन दिल्ली पहुंच गए थे। 10 बज रहे थे। एक होटल में वो रुके। नहा धोकर डिनर लिया तो 12 बज गए। देवराज चौहान ने गोरखा के बैग से मिली डायरी को खोला और वहां लिखे नंबरों को चेक करने लगा। 15-20 नंबर ही लिखे थे डायरी में। उनमें से देवराज चौहान ने 3 नंबरों को चुना। एक नंबर के आगे मीना नाम लिखा था, दूसरे के सामने प्रेम और तीसरे के सामने दिनेश। गोरखा को तलाश करना जरूरी हो गया था। ये तो पक्का था कि 80 करोड़ की दौलत वो ले किसका था। उस रात गोरखा उन पर ही नजर रख रहा था, और उसने तसल्ली से देख लिया था कि वो कहां पर करोड़ों की दौलत रख रहे हैं। अगला दृश्य। गोरखा इस समय दिल्ली में ही था। उसने अपने उस छोटे से मकान में नहीं ठहरा था, जो कि मिलिट्री की नौकरी छूटने के बाद मिले पैसे से उसने खरीदा था। ठहरा शानदार होटल में था, और वो 80 करोड़ की दौलत उसने उसी मकान में रखी थी जहां वो पहले रह रहा था। गोरखा को पूरा विश्वास था कि वहां पर दौलत सुरक्षित है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां पर कोई करोड़ों की दौलत रखेगा। गोरखा बीते 8 दिनों से व्यस्ततम इलाके में खाली पड़े 800 गज के प्लॉट का सौदा करने में लगा था। वहां वो होटल बनाकर अपनी आगे की जिंदगी चैन से बिताना चाहता था। वो जानता था कि 80 करोड़ जैसी बड़ी दौलत उसे देकर ऊपर वाले ने उसे एक मौका दिया है कि वो अपनी जिंदगी संवार ले। इसलिए अब वो अपनी जिंदगी संवार लेना चाहता था।
गोरखा जोगिंदर नगर को भूल चुका था, दर्शन को भी, देवराज चौहान और जगमोहन को भी। वो सिर्फ 80 करोड़ के बारे में सोचता था और प्लॉट का सौदा करके वहां शानदार होटल बनाने के बारे में सोचता था। इसके अलावा वो ये सोच लेता था कि शादी करके घर भी बसा लेगा। इस वक्त गोरखा होटल के कमरे में ही था। फोन बजा तो रिसीवर उठाते ही ऑपरेटर का स्वर कानों में पड़ा। सर, आपके लिए अरोड़ा साहब का फोन है, बात कराओ। 2 पलों बाद ही उसके कानों में अरोड़ा की आवाज पड़ी। गोरखा साहब। कैसे याद किया अरोड़ा साहब? गोरखा शांत स्वर में बोला। उस प्लॉट के सौदे की बात कर रहा था पार्टी से। माना वो 30 करोड़ से नीचे नहीं आता। फिर तो बात नहीं बनेगी। मैं 15 से ऊपर नहीं दे सकता। रहने दीजिए, इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए। फायदे का सौदा है, छोड़िए मत। 15 के वो 30 मांग रहा है और आप कह रहे हो कि फायदे का सौदा। मेरी पार्टी से बात चल रही है, आप भी तो कुछ आगे बढ़िए। एक ही जगह खड़े रहेंगे तो कैसे बात बनेगी? मैं और नहीं बढ़ सकता। ऐसा गजब मत करिए, भरे बाजार में वो जगह है, स्टेशन भी ज्यादा दूर नहीं है, बहुत चलेगा वहां पर होटल। सुना है दिल्ली सरकार बस अड्डा भी उसी तरफ लाने का विचार कर रही है। अरोड़ा की आवाज कानों में पड़ी। मैं 15 से ज्यादा नहीं दे सकता। 20 पर बात कराने की चेष्टा करूं? अरोड़ा के शब्द गोरखा के कानों में पड़े। ज्यादा हो जाएगा। 20 में सौदा सस्ते में रहेगा। सस्ते में ना सही, बढ़िया रहेगा। लिखवा लीजिए मुझसे। गोरखा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। क्या सोचने लगे गोरखा साहब? 17 में बात कीजिए, एक पैसा भी ऊपर नहीं, गोरखा ने कहा और रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह जगमोहन ने उस नंबर पर फोन किया जिसके साथ प्रेम नाम लिखा हुआ था। बेल हुई, उधर से आवाज आई। हेलो। प्रेम? जगमोहन ने कहा। हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जगमोहन के कानों में स्वर पड़ा। गोरखा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था। गोरखा? वो मिलिट्री वाला? हाँ, जगमोहन जल्दी से बोला। धंधे की बात करनी है। कर। फोन पर नहीं, बता किधर मिलेगा, मैं वहीं आता हूं। उसने जगह का नाम बताया। तेरा नाम क्या है? जगमोहन। मिलता हूं तेरे से, कहकर जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान पास ही खड़ा था। एक से तो बात हो गई है, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। अब दूसरे नंबर पर बात करता हूं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। जगमोहन ने दूसरा नंबर मिलाया। वहां भी बात हो गई। दिनेश साहब बोल रहे हैं? जगमोहन कह उठा। दिनेश साहब? यार क्यों मजाक करता है? उधर से हंसने की आवाज आई। गोरखा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था। गोरखा ने? हाँ। होगा कोई, बता, क्यों दिया था? पहले तू गोरखा को याद कर। कैसे याद करूं? वो तेरा नंबर अपनी डायरी में लिख कर रखता है। उसने डायरी से ही तेरा नंबर निकाल कर दिया था। फिर तो मैं गोरखा का कुछ खास ही हुआ। थोड़ा बहुत तो खास होना चाहिए। जवाब में आवाज नहीं आई। कब तक फोन पकड़े रखूं? ठीक है, याद आ गया गोरखा। तो उसने तेरे को नंबर दिया है, बता क्या काम है। अब फोन पे क्या बात करूं? तो
अपना पता बोल, वहां आता हूं। जवाब में उधर से फोन रख दिया गया। जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव भरे। बंद कर दिया उधर से फोन? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसे फोन बंद करना पड़े। उसे शक हो गया होगा कि गोरखा ने तुम्हें उसका फोन नंबर नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ उसका पता ठिकाना ही पूछा था। तो उसने फोन बंद क्यों किया? जगमोहन की निगाह तीसरे नंबर पर जा टिकी। यह किसी औरत का नंबर है, मिलाऊं? मिला। जगमोहन ने तीसरा नंबर मिलाया। कई बार बेल हुई, फिर बात हुई। हेलो। औरत का स्वर कानों में पड़ा। नमस्कार, जगमोहन बोला। आपका नंबर मुझे गोरखा ने दिया था। तो मिलना है आपसे, कुछ काम है। पूछता क्या है? मिलना है तो मिल ले। औरत का स्वर कानों में पड़ा। पता है तेरे पास? नहीं। नोट कर। जगमोहन ने उसका बताया पता नोट किया। आ जाऊंगा, कहकर जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। देवराज चाहन से नजरें मिली। हमें गोरखा के बारे में जानना है इनसे। वो कहाँ रहता है और कहाँ मिलेगा? देवराज चाहन ने कहा। दिनेश ने तो फोन काट दिया था। अभी प्रेम और इस औरत से मिलेंगे, उसे बाद में फोन कर लेंगे। अगला दृश्य। प्रेम ने जो पता बताया था, देवराज चौहान और जगमोहन वहां पहुंचे। वो एक छोटे से घटिया रेस्टोरेंट का पता था। रेस्टोरेंट के माथे पर प्रेम जी की मशहूर दुकान का पुराना सा बोर्ड लगा था। वहां चाय, समोसे, छोले भटूरे, मट्ठियाँ ऐसी चीजें मिलती थी। छोटी उम्र के दो छोकरे दो चार बैठे ग्राहकों को पानी अथवा खाने का सामान पहुंचा रहे थे। एक आदमी समोसे निकाल रहा था। प्रेम जी कहाँ होंगे? मैं ही हूं, वो बोला। उसने जगमोहन को देखा। तो आपने फोन किया था? हाँ, तकपकाया सा जगमोहन कह उठा। तुम समोसे निकालते हो? देख लो, निकाल रहा हूं। मेरी दुकान है ये। तुम बोलो, क्या बात करना चाहते हो? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। गोरखा बता रहा था कि तुम्हारे निकाले समोसे बहुत अच्छे होते हैं। देवराज चौहान बोला। क्यों नहीं होंगे? ब्याज पर पैसा तो गोरखा साहब से ही लेता हूं। प्रेम मुस्कुराकर बोला। 6,000 ले रखा है। महीने के महीने गोरखा साहब आते हैं, ब्याज ले जाते हैं। बहुत अच्छे बंदे हैं। जगमोहन मुंह बनाए इधर उधर देख रहा था। देवराज चौहान ने एक समोसा उठाया तो प्रेम प्रेम कह उठा। साहब जी, प्लेट में चटनी के साथ। ऐसे ही ठीक है। देवराज चौहान ने समोसे का टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला। आप मुझसे कोई बात करना चाहते थे? समोसे कढ़ाई से बाहर निकालते प्रेम जी ने कहा। हाँ, हम बाहर से आए हैं, देवराज चौहान ने कहा। गोरखा ने कहा था कि हम जब भी आए प्रेम से मिल लें। प्रेम हमें उस तक पहुंचा देगा, इसलिए तुम्हें फोन किया। प्रेम ने देवराज चौहान को देखा। गोरखा ने ऐसा कहा? हाँ। हैरानी है। क्यों? हैरानी वाली क्या बात आ गई? मैं तो जानता ही नहीं कि गोरखा साहब कहाँ रहते हैं। ये कैसे हो सकता है? सच कह रहा हूं, वो यहाँ आते हैं समोसा खाने। कभी 4 दिन एक साथ ही कहीं कई बार एक साथ ही आ जाते रहते हैं। क्या लिखा है यार? कभी 4 दिन एक साथ ही आते रहते हैं और कभी महीने में एक बार ही आते हैं। मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ रहते हैं। तुम्हें पैसे भी तो देते हैं ब्याज पर। पैसे मैंने ले रखे हैं तो वो मेरा पता याद रखेंगे। मैं उनका पता क्यों याद रखूंगा? तो फिर गोरखा ने मुझे तुम्हारा फोन नंबर क्यों दे दिया कि जब आऊं तो? बुरा मत मानना साहब, प्रेम मुस्कुरा कर कह उठा। ऐसा करके गोरखा साहब ने आपको टरकाया है।
भला आजकल कौन किसी को मेहमान बनाकर घर में रखता है। उन्होंने यूं ही मेरा नंबर आपको दे दिया। देवराज चौहान ने समोसा समाप्त किया। गोरखा कब आएगा तुम्हारे पास? क्या पता, आए तो अभी आ जाएं, ना आए तो महीना ना आए। देवराज चौहान ने 100 का नोट निकालकर प्रेम जी को थमाया। एक समोसे के पैसे काट लेना और बाकी रख लेना, दोबारा आकर समोसे खाएंगे। ठीक है जी, बाकी के 97 रुपए अभी आपके नाम कॉपी पे चढ़ा देता हूं। देवराज चौहान और जगमोहन वहां से बाहर आ गए। गोरखा कैसा अजीब बंदा है। समोसे वाले को 6,000 रुपये ब्याज पर दे रखे हैं और उसका फोन नंबर डायरी में लिखा है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। उस औरत मीना के पास चले? देवराज चौहान ने गर्दन हिला दी। अगला दृश्य। वो घटिया सी कॉलोनी थी। अधिकतर वहां एक या दो कमरों के छोटे छोटे मकान थे। लोगों ने जरा जरा सी जगह पर एक कमरे के ऊपर आसमान की तरफ जाते कई कमरे डाल रखे थे। गलियां भी लोगों ने खुद ही निकाल रखी थी। तंग गलियां, रोशनी ना के बराबर आ रही थी उन गलियों में। देवराज चौहान और जगमोहन उन गलियों में भटकते उस नंबर के मकान पर पहुंचे जिसका पता फोन पर मीना नाम की औरत ने बताया था। दरवाजा खुला ही था। जगमोहन ने पल्ले को थपथपाया। आ जाओ। भीतर से औरत की आवाज आई। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। वो एक कमरा वो एक कमरे का गंदा सा घर था। सामने ही नाम मात्र को किचन और बाथरूम नजर आ रहा था। दरवाजे से ही कुछ कुछ रोशनी भीतर आ रही थी। एक तरफ बिछी चारपाई पर एक औरत बैठी थी। उम्र 40 के करीब थी। वो खूबसूरत थी, परंतु आंखों के नीचे काली स्याहियां चमक रही थी। मैंने कुछ देर पहले आपको फोन, जगमोहन ने कहना चाहा। बैठ जाओ, उस औरत ने कहा। सामने ही पड़ी कुर्सियों पर वो दोनों बैठ गए। कहो, उसने दोनों पर नजर मारी। तुम लोगों को मुझसे क्या काम था? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हम दूसरे शहर से आए हैं, देवराज चौहान बोला। वहां हमें गोरखा मिला था। उसने कहा कि जब भी दिल्ली आऊं तो आपके नंबर पर फोन कर लूं, तो आप हमारे आने की खबर गोरखा को दे देंगी या उसका पता हमें बता देंगी। औरत की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। मेरे पास तो गोरखा भाई साहब का पता नहीं है, वो बोली। भाई साहब? जगमोहन के होंठों से निकला। औरत ने जगमोहन को देखा। तो आप क्या समझ रहे थे कि वो मेरे क्या लगते हैं? जगमोहन कुछ कह न सका। औरत के होंठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। गोरखा भाई साहब मुझे बहन कहते हैं, मैं उन्हें भाई। हमारा रिश्ता कुछ भी नहीं है। मैं बहुत अच्छे घर की हूँ। मेरे दो बच्चे भी हैं। 3 साल पहले मुझे कैंसर हो गया। मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। अपने बच्चों के भले की खातिर मैं चुपचाप घर से बाहर आ गई। मेरा कोई नहीं था। जैसे तैसे बिना इलाज के मौत की राह देखते अपनी जिंदगी बिताने लगी। 10 महीने पहले जब मैं बुरे हाल थी तो गोरखा भाई साहब ने मुझे देखा, मेरी पीड़ा सुनी और मेरे रहने के लिए इस जगह का इंतजाम कर दिया। डॉक्टर को दिखाकर मेरी दवा दारू और खाने पीने का इंतजाम किया। वो देवता है मेरे लिए। देवराज चौहान और जगमोहन एकाएक कुछ न कह सके। गोरखा भाई साहब का एहसान मैं दोबारा जन्म लेकर भी नहीं उतार सकती, कहते हुए उसकी आंखों में आंसू नजर आने लगे। मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। दवा के लिए तो आप उन्हें फोन करती होंगी, जगमोहन बोला। मुझे कभी भी फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। भाई साहब वक्त पर दवा और खाने का सामान पहुंचा देते हैं। बाहर दवा की और राशन की दुकान पर उन्होंने कह रखा है कि मैं जो भी सामान मांगूं मुझे दे दें। कई बार तो गोरखा भाई साहब मेरे पास भी नहीं आते,
बाहर से ही दुकान वालों को पैसे देकर चले जाते हैं। तो आपके पास उसका पता नंबर नहीं है? जगमोहन ने कहा। नहीं, मेरे मांगने पर भी उन्होंने अपना पता कभी नहीं दिया, वो बोली। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। अब गोरखा ने कब आना है आपके पास? ये तो मुझे भी नहीं पता होता कि वो कब आते हैं। जगमोहन भी उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान ने जेब से 500 के नोटों की गड्डी निकाली और चारपाई पर रखते हुए बोला, ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। औरत कुछ न कह सकी, उसके होंठ हिले। देवराज चौहान और जगमोहन वहां से बाहर आ गए। समझ में नहीं आता कि ये गोरखा कैसा इंसान है, जगमोहन ने पूछा। हमें जानना होगा गोरखा के बारे में, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। हमारा 80 करोड़ ले उड़ा है हरामी, और हम यहां पुण्य कमा रहे हैं, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। गोरखा को जल्द से जल्द तलाश करना होगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। दो से मिल चुके हैं और उसका पता किसी के पास नहीं। पता मिल जाएगा, वो ज्यादा देर छिपा नहीं रह सकता, देवराज चौहान ने कहा। इतनी बात तो पक्की हो गई कि वह दिल्ली का ही है, यहीं कहीं रहता है। साला पुण्य कमाने के चक्कर में हमारा 80 करोड़ कहीं मंदिर में न दान कर दे या फिर किसी अनाथालय को न भेंट कर दे। मुझे तो पागल लगता है जो दौलत को लुटाता फिरता है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। वैसे वो शक्ल से इतना बेवकूफ तो नहीं लगता था, भगवान उसे बुद्धि दे। वो उस बस्ती की गलियों से निकलकर सड़क पर आ गए। अब कहाँ ढूंढे गोरखा को, जगमोहन ने कहा। उस दिनेश नाम के व्यक्ति को फोन करो जिसने फोन काट दिया था। उससे कोई फायदा ना हुआ तो फिर डायरी में मौजूद बाकी फोन नंबरों द्वारा आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। वो तो मेरी आवाज सुनते ही फोन काट देगा। मैं उससे बात करूंगा। पास ही में फोन पास ही में फोन बूथ से देवराज चौहान ने नंबर मिलाकर बात की। हेलो, आवाज कानों में पड़ी। दिनेश, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, तुम कौन? मैं गोरखा का रिश्तेदार हूं। तो दूसरे शहर से आया हूं। गोरखा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था कि जरूरत पड़ने पर तुमसे मिल लूं। तो क्या जरूरत पड़ गई? सारी बात फोन पर ही करेगा क्या? गोरखा ने तो कहा था कि उसका नाम लेते ही तू बिठाएगा, चाय पिलाएगा। दो पल की चुप्पी के बाद दिनेश की आवाज आई। ठीक है, आजा, पता नोट कर। देवराज चौहान ने पता सुना और फोन बंद करते हुए कहा, मैं आ रहा हूं। अगला दृश्य। गजानंद विद्यालय। छोटे से बोर्ड पर मोटे मोटे शब्दों में लिखा था। एक मकान के 2 कमरों में यह विद्यालय चल रहा था। 20 बच्चे एक कमरे में बैठे थे और लगभग इतने ही दूसरे कमरे में। पढ़ाने वाली के तौर पर एक एक औरत दोनों क्लासों में बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चों का शोर उठ रहा था। देवराज चौहान ने जगमोहन के साथ भीतर प्रवेश किया। बच्चों वाले दोनों कमरों को देखा, फिर गेट के पास ही बने 1/3 छोटे कमरे में झांका। वहां कमीज पजामा पहने 20 बरस का युवक बैठा था। 5-7 दिन की उसकी शेव बढ़ी हुई थी। तुम ही दिनेश हो? जगमोहन ने पूछा। हाँ, देवराज चौहान और जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। हमने तुम्हें अभी फोन किया था। बैठने के लिए वहां बेंच ही था, वो बैठ गए। पहचाना? गोरखा साहब के रिश्तेदार। रिश्तेदार कहाँ, पहचान है। तुम यहाँ प्रिंसिपल हो? प्रिंसिपल कहाँ, वो मुस्कुराया। गोरखा साहब ने मेरे बारे में बता ही दिया होगा। इस छोटे से स्कूल के सारे काम देखता हूँ। सुबह बच्चों को रिक्शे पर लाता हूँ, दोपहर को छोड़ता हूँ।
स्कूल किसका है ये? एक मैडम का घर है जो पढ़ा रही हैं। गरीब बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। हमें तो गोरखा साहब भी पैसा देते हैं। 4,000 महीना उसको जिसका ये घर है, 2,000 दूसरी मैडम को और 2,000 मुझे। गोरखा क्यों देता है तुम लोगों को पैसा? उसकी खुशी। वो चाहता है गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। मेरे पास काम नहीं था। दोनों मैडम भी फुर्सत में होती हैं इस समय। घर बैठे 2 पैसे आ जाएंगे, सब ठीक चल रहा है। कब से चल रहा है ये स्कूल? 6 महीने हो गए। देवराज चौहान का चेहरा शांत था। जगमोहन ने पहलू बदलते हुए कहा, गोरखा कहाँ मिलेगा? उससे मिलना जरूरी था। मुझे क्या पता? ये तो आपको ही पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं, दिनेश ने कहा। तुम्हें नहीं पता? नहीं। जरूरत पड़ने पर गोरखा को कैसे समस्या बताते हो अपनी? समस्या हमारी है। उनका काम तो तनख्वाह देना है। वो आते हैं और तनख्वाह दे जाते हैं। कभी जल्दी आ जाते हैं तो कभी कुछ दिन देर से आते हैं। यहां भी काम नहीं बन रहा था। गोरखा का कोई पता नहीं लग रहा था। कुछ तो अंदाजा होगा कि गोरखा किधर रहता। सच में मुझे नहीं मालूम। तो फिर उसने तुम्हारा नंबर क्यों दिया कि जब हम दिल्ली में आए तो तुम्हें फोन कर लें? तुमसे हमें गोरखा का पता मिल जाएगा। जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। गोरखा साहब मिले तो मैं उनसे ये बात अवश्य पूछूंगा, दिनेश ने कहा। देवराज चौहान और जगमोहन वहां से बाहर आ गए। उस हरामी का कहीं भी पता नहीं चल रहा। होटल पहुंचकर डायरी में लिखे बाकी फोन नंबर चेक करते हैं, देवराज चौहान ने कहा। साला बहुत बड़ा धर्मात्मा बना फिर रहा है। कहीं किसी बीमार का इलाज करवा रहा है तो कहीं गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, और इधर हमारा माल लेकर किसका हुआ है? देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। अगला दृश्य। बहुत सस्ते में सौदा बन रहा है साहब जी, अरोड़ा प्रॉपर्टी डीलर कह रहा था। सिर्फ 22 करोड़। 25 से कम का नहीं है वो प्लॉट। वो तो मान ही नहीं रहा था। ये तो मैं हूं जो उसे तैयार कर लिया। गोरखा ने सोच भरी नजरों से अरोड़ा को देखा। गोरखा अभी अभी होटल में स- अरोड़ा अभी अभी होटल में गोरखा के पास पहुंचा था। बहुत शानदार होटल बनेगा वहां पर, अरोड़ा हवा देने वाले अंदाज में कह उठा। मुझे सोचने दो। कागज सिर्फ 35 लाख के होंगे। सारी गोटियां तो फिट बैठ रही हैं गोरखा साहब। और कितना कम आएगा? कम ही तो है। इतनी भी गर्दन मत दबाइए कि पार्टी कह दे कि उसे नहीं बेचनी जमीन। 6 महीने पहले पार्टी को 30 मिल रहा था, परंतु तब पार्टी का मन नहीं था बेचने का। मौके का फायदा उठाइए और शगुन दे डालिए। पार्टी का दिमाग उलट गया तो फिर मुझे मत कहिएगा। जो 22 में हाँ कर रहा है वो 21 में भी देगा। अरोड़ा गोरखा को देखने लगा। मुझे पार्टी से मिलवाओ, गोरखा बोला। मैं बात करूंगा। अरोड़ा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। गोरखा साहब, मैं भी कोशिश करता हूं कि वो कम में आ जाए। जितना कम आएगा उसका 10% मेरा। मंजूर है, गोरखा मुस्कुराया। तो कब की मीटिंग रखूं? आज की रख लो। अरोड़ा उठा और मुस्कुराकर कह उठा। एक छोटी सी बात कहूं? क्या? मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं है उसके पास। अगर आप अपने होटल में नौकरी, एक तरफ से बेटे की नौकरी के लिए कहते हो और दूसरी तरफ नोट कम करने के लिए 10% मांग रहे हो। ठीक है, 10% वाली कमीशन नहीं लेता। आज ही मीटिंग रखो, गोरखा ने कहा। कल सारी पेमेंट देकर कागज भी बना करा लेते हैं। वाह क्या बात है।
2 घंटे बाद गोरखा ने पार्टी के साथ मीटिंग की। अरोड़ा पूरी तरह इस कोशिश में लग गया कि दोनों का मामला पट जाए, और पट भी गया। 21.25 करोड़ में। कल आपको पेमेंट भी हो जाएगी, गोरखा बोला। कल? उस व्यक्ति ने कहा। इतनी जल्दी? मेरे पास वक्त कम है, गोरखा मुस्कुराया, और भी बहुत काम करने हैं। आपको कल पेमेंट लेने में कोई एतराज तो नहीं? प्रॉपर्टी डीलर अरोड़ा बोला। मुझे क्या एतराज, उस व्यक्ति ने कहा। अगर कुछ रकम आज मिल जाती तो ठिकाने लगाने में आसानी होती। अरोड़ा ने गोरखा को देखा। दे दीजिए, क्या हर्ज है, मैं लिखित के कागज तैयार करवा लेता हूं, मेरी गारंटी। गोरखा ने सोच भरे स्वर में कहा। ठीक है, शाम 8 बजे तक मैं 10 करोड़ दे देता हूं, आप कागज तैयार करवाइए। कागजों की आप फिक्र ना करें, 5 मिनट का काम है। पैसे का तो आपने अभी इंतजाम करना है। इंतजाम करके रखा हुआ है, उठा के लाने हैं नोट, गोरखा ने कहा और उठ खड़ा हुआ। मेरी सहायता की जरूरत हो तो मैं चलूं? अरोड़ा मुस्कुराया। मेहरबानी, 8 बजे यहीं मिलेंगे। गोरखा उन दोनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने डायरी देखने के बाद उसमें से एक नंबर निकाला जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। जगमोहन ने उस नंबर पर फोन किया। हेलो। दूसरी तरफ से भारी सी आवाज जगमोहन के कानों में पड़ी। तू बीमार है? जगमोहन ने छूटते ही पूछा। नहीं, उधर से शांत स्वर में कहा गया। स्कूल चलाता है? नहीं। लोगों से ब्याज पे पैसा लेता है? नहीं। तो फिर क्या करता है? इतने सवाल एक साथ मत पूछो। शांत स्वर ही आया उधर से। क्या पूछूं? अपने बारे में बताओ, फोन तुमने किया है। जगमोहन कुछ नहीं बोला। मेरा नंबर तुम्हें कहां से मिला? गोरखा ने दिया है। किसने? गोरखा ने समझा। क्यों दिया? काम था, गोरखा ने बताया कि तुम कर दोगे, तुमसे मिल लूं। गोरखा है किधर? पता नहीं, 3 दिन पहले मिला था वो जोगिंदर नगर में। मेरा पता नोट करो और आ जाओ, बात कर लेते हैं। जगमोहन ने उसका पता नोट किया और फिर बोला। तुम्हारा नाम मैं भूल गया। बलराम। आता हूं। जगमोहन ने रिसीवर रखकर देवराज चौहान को देखा। यहां शायद कुछ बात बने, देखते हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। अगला दृश्य। बलराम शाम को 7 बजे घटिया से इलाके के दारू के अड्डे पर मिला। वहां सामान सर्व करने वाले छोकरे से पूछने पर वो उन्हें बलराम के पास छोड़ गया। बलराम 35 बरस का सख्त जान व्यक्ति था। काले तवे जैसा रंग था। उसने पैंट और आधी बांह की कमीज पहन रखी थी। देवराज चौहान और जगमोहन को देखकर मुस्कुराया। बैठो। दोनों बैठ गए। दारू खाने के पीछे वाले हिस्से में केबिन जैसी जगह भी थी। बाहर से आता शोर कानों में पड़ रहा था। शराब की महक भी वहां के वातावरण में फैली थी। नाम क्या है तुम दोनों के? बलराम ने पूछा। मेरा नाम जगमोहन है। तुमसे ही बात की थी मैंने, तुम्हारी आवाज पहचान गया। बलराम बोला। क्या काम करवाना है? देवराज चौहान ने जेब से 10,000 की गड्डी निकाली और टेबल पर रखकर उसकी तरफ सरका दी। बलराम ने होंठ सिकोड़कर दोनों को देखा। ये रख लो, जब काम लेंगे तब हिसाब कर लेंगे। देवराज चौहान बोला। बलराम ने दांत फाड़े और गड्डी उठाकर जेब में रख ली। कौन सी दारू पियोगे? अंग्रेजी भी यहां मिलती है। हम नहीं पीते। या यहां पीना नहीं चाहते? बलराम हंसा।
ये तो बता दो कि काम क्या लोगे। ये गोरखा बताएगा। गोरखा? वो पल भर के लिए हिचकिचाया। हाँ, उसने कहा था कि तुम्हारे से उसे फ़ोन करवा दें, वो आ जाएगा। उसके बाद बाकी बात वही करेगा। असल बात तो हमारा असल बात तो हमारा यहाँ आना था। तुम उसे फ़ोन करो। देवराज चौहान बोला। बलराम ने उसी पल कमीज की जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। गोरखा को फ़ोन कर रहे हो? जगमोहन ने पूछा। हाँ, कॉलिंग स्विच दबाकर उसने फ़ोन कान से लगाया। जगमोहन का दिल धड़का। देवराज चौहान के चेहरे पर कोई भाव न उभरा। कुछ पलों बाद बलराम ने कान से फ़ोन हटाया और पुनः नंबर मिलाया। क्या हुआ? मन की व्याकुलता दबाकर जगमोहन ने पूछा। नंबर नहीं मिल रहा। मेरे को लगता है उसने फ़ोन बंद कर रखा है, कहकर उसने पुनः कान से फ़ोन लगाया। 5 मिनट वो कोशिश करता रहा, परंतु नंबर नहीं मिला। गोरखा से बात नहीं हुई। उसका फ़ोन बंद है। उसके घर पर चक्कर मार लो, देवराज चौहान ने कहा। वो घर पर ही। मुझे आज काम है, बलराम ने कहा। घर का पता हमें दो, उससे मिलकर तुम्हें भी वहां बुला लेंगे। मैं तो सुबह से पहले फारिग नहीं होऊंगा। आज रात बैंक की नोटों से भरी एटीएम मशीन पर हाथ साफ करना है। सुबह से पहले तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। बलराम ने व्यवस्था दिखाई। तुम उसका पता दो, बाद में तुमसे फ़ोन पर बात करके मिलने का वक्त तय कर लेंगे। जेब में पड़ी 10,000 की गड्डी का असर हुआ। उसने गोरखा का पता दे दिया। बात बन गई। अगला दृश्य। गोरखा प्रॉपर्टी डीलर अरोड़ा की मीटिंग शाम को 8 बजे फिर हुई। 2 बड़े सूटकेसों में भरकर लाए गए 10 करोड़ प्रॉपर्टी डीलर के हवाले किए गए। अरोड़ा कागज तैयार कर लाया था। उनमें एग्रीमेंट हो गया। अरोड़ा गवाह बन गया। यह तो बढ़िया हो गया। प्रॉपर्टी डीलर अरोड़ा ने डील हुई देखकर चैन की सांस ली। कल पेमेंट हो जाएगी। कल पेमेंट हो जाएगी? पार्टी ने गोरखा से पूछा। पक्का, गोरखा ने सिर हिलाया। अरोड़ा साहब, सुबह 10 बजे का वक्त फिक्स कर लीजिए। अरोड़ा ने पार्टी से टाइम फिक्स कर लिया। फिर पार्टी से बोला, आप अकेले 10 करोड़ कैसे ले जाएंगे? बाहर मेरे 3 साले मौजूद हैं। फिर तो ठीक है, अरोड़ा ने सिर हिलाया। साले पास में हैं तो लुटेरों की क्या जरूरत है? क्या? मेरा मतलब है कि कोई गड़बड़ हुई तो सब संभाल लेंगे। फिर अरोड़ा ने दोनों को देखकर कहा, मैं चलता हूं। आज मेरे पड़ोसी की शादी है और रिश्ता मैंने ही कराया है। मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। सुबह 10 बजे कोर्ट में। वो तो पक्का ही है जी। उसके बिना मेरा कमीशन कैसे मिलेगा? गोरखा उसके साथ ही बाहर निकल गया। अरोड़ा चला गया और गोरखा टैक्सी लेकर होटल की तरफ रवाना हो गया। गोरखा सोच रहा था कि कल प्लॉट उसके नाम हो जाएगा। कल ही नक्शा नवीस से बात करके होटल का बढ़िया नक्शा तैयार करने को कह देगा। वो 1 साल में होटल तैयार करके खड़ा कर देना चाहता था। उसे अब मन ही मन महसूस हो रहा था कि वो बीती जिंदगी से छुटकारा पा चुका है। अब वो बड़ा आदमी बन चुका है। 80 करोड़ की दौलत थी उसके पास। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन जब बलराम के बताए पते पर गोरखा के मकान पर पहुंचे तो रात के 9 बज रहे थे। मकान की सब रोशनियां बंद थी। वहां अंधेरा था। वो घर में नहीं लगता। आसपास से पता करो, देवराज चौहान बोला। वो पड़ोस के मकान पर पहुंचा और बेल बजाई। फौरन ही दरवाजा खुला और 60-65 की उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। कहिए। आपके पड़ोस में एक गोरखा साहब रहते हैं, उनसे मिलना था, जगमोहन बोला। तो मिल लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
वो घर में नहीं है क्या? मैं पड़ोसी हूं तो नजर रखूंगा नहीं? गोरखा साहब मेरे घर पे तो नहीं है। मालिक, मैं आपसे ये जानने की चेष्टा कर रहा हूं कि गोरखा साहब कब से घर पर नहीं है। मैंने तो 5-6 दिन से नहीं देखा उन्हें। शायद 10 दिन हो गए हो। आज शाम को 5 बजे के आसपास अपने घर पर आए थे और कुछ सामान लेकर चले गए। सामान? जगमोहन के होठों से निकला। अजीब आदमी हैं आप। अब मैं सामान के बारे में आपको क्या बताऊं? आप तो औरतों की तरह सवाल कर रहे हैं। मैं तो ये जानने की चेष्टा कर रहा हूं कि सामान के नाम पर क्या फर्नीचर ले गए थे? नहीं, 2 सूटकेस थे। सूटकेस? हाँ। अब ये मत पूछ लेना कि सूटकेस के भीतर क्या था। बहुत हो गया। अब मैं जाता हूं। नमस्कार। गोरखा साहब कब मिलेंगे? जगमोहन ने जल्दी से पूछा। हो सकता है अभी आ जाएं। ना आए तो 10 दिन ना आए। मुझे क्या। वो पलटकर अपने घर में चला गया। जगमोहन देवराज चौहान के पास पहुंचा। सारी बात बताकर कहा, मुझे तो लगता है कि उसने अपना ठिकाना कहीं और बना लिया है। हमारे लिए यही खबर बहुत है कि वो पास ही कहीं है और ये उसका घर है। उन सूटकेसों में वो नोट भरकर न ले गया हो? जगमोहन ने गहरी सांस ली। मेरे ख्याल में वो यहां से अपनी जरूरत का सामान भरकर ले गया है। 80 करोड़ उसके पास हैं। उसकी हिफाजत के लिए गोरखा ने अपना ठिकाना कहीं और बनाया है। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला, मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। जगमोहन तीखे स्वर में कह उठा। दोनों के कदम गली से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। अब क्या किया जाए? कैसे ढूंढें गोरखा को? जगमोहन ने पूछा। हम उसकी तलाश करते करेंगे तो वक्त लग सकता है, जबकि बलराम उसे जल्द ढूंढ लेगा। वो तो आज रात। कल उससे बात कर लेंगे, देवराज चौहान ने कहा। वो क्यों हमारे कहने पर ढूंढेगा उसे? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हमसे उसे नोट मिलेंगे। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। तभी फोन की बेल बजी। देवराज चौहान ने फोन निकाल कर नंबर देखा, फिर जगमोहन की तरफ बढ़ाया। जगदीश लाल का फोन है। जगमोहन ने फोन लेकर बात की। क्या हाल है तेरा? हमारे बिना उदास हो गया? बुरा हाल हो गया है। गोरखे को तलाश कर रहा हूं। साले की कोई खबर नहीं मिल रही। मिलेगी भी नहीं। जगमोहन के होंठों पर मुस्कान उभरी। करोड़ों वाली ऐश कर रहा होगा। वो दिल्ली में है। दिल्ली में? जगदीश लाल की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। गर्दन पकड़ी साले की? अभी हाथ में नहीं आई। उसके घर का पता चल गया है, परंतु वो घर पर नहीं है। मतलब कि मिल जाएगा। पक्का। मैं दिल्ली आता हूं। तू किधर मिलेगा? जगमोहन ने होटल का नाम और कमरा नंबर बताकर कहा। बसंते को मत लाना। क्यों? दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है। नहाने पीने के पानी की भी किल्लत होती जाएगी। नोट मिलने पर अकेला कैसे उठा पाऊंगा? वो करोड़ों की रकम। मेरे होते तू चिंता क्यों करता है? पहले नोट तो मिलने दे। वो साला बहुत बड़ा दानी है। मुझे तो डर है कि उसने कहीं सारी रकम अनाथ आश्रमों को दान ना कर दी हो। जगमोहन ने कहा। वो क्या पागल है? कह नहीं सकता। बाकी बातें मिलकर करेंगे। सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अभी चल रहा हूं। जगमोहन ने फोन बंद करके देवराज चौहान को थमाते हुए कहा, करोड़ों की खुशबू लेने के लिए जगदीश लाल कल सुबह पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, भाग 6 यहीं रोकते हैं। बहुत जल्दी बड़ी आसानी से मिल गया गोरखा। मुझे तो लगा नहीं था। वैसे जगमोहन को, मुझे लग रहा था जगमोहन को पैसे की खुशबू आ जाएगी, पर आई नहीं। इतना बड़ा माल पड़ा हुआ है उस घर के अंदर और ये गया नहीं। खैर, कल देखते हैं क्या बनेगा। चलिए, तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।
वंदे मातरम। जय श्री राम।